नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी के जो यूपीपीसीएस के प्रश्न हैं 2020 वाले उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए कितनी बार, बहुत बार आ चुका है ये। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसको याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर अनुसूची पूछता पंचायती राज व्यवस्था तो क्या बताते? 11, जबकि 12 में नगर प्रशासन से संबंधित बातें लिखी हुई है। और भाग पूछेगा तो 9। इसके अलावा और भी कई पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। जैसे कुछ कमेटियों के नाम, बी आर मेहता समिति जिसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। अशोक मेहता समिति जो 1977 का था, उसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। और सिंघवी समिति, एम.एल. सिंघवी समिति जो 1986 का था, इसने क्या बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो 3 तो समितियां हो गई महत्वपूर्ण। दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नागौर में सबसे पहली बार लागू हुआ था ये, राजस्थान नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। और दूसरा राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश में दूसरा राज्य था जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अच्छा, छठा पॉइंट क्या हो गया? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1994 से पूरे देश में ये लागू हुआ था। 6 नंबर पॉइंट क्या हो गया? इसको थोड़ा हिस्ट्री से भी कनेक्ट करते हैं। हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अच्छा, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप याद कीजिए चोल शासन के बारे में हमने पढ़ा था। तो चोल शासन स्थानीय प्रशासन के रूप में ही जाना जाता था। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे ना कि 10 पॉइंट 5 पॉइंट इस तरह से पता चले, 5 पॉइंट्स अगर आ रहा है हर टॉपिक पे तो समझ लीजिए पीटी की तैयारी हो गई। और अगर 10 पॉइंट 12 पॉइंट आ रहा है तो समझ लीजिए मेंस, उस टॉपिक का मेंस का तैयारी आपका हो गया है। मेरा ऐसा अपना अनुभव और अपना मानना है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और याद आ रहा है, तो अब जब इतना बोल ही दिया तो एक और बात बता ही देता हूँ। अनुच्छेद कुछ इससे रिलेटेड हैं जो पीटी में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि SC ST का आरक्षण की जो बात है 33% की, वो 243 डी में कही गई है, और महिलाओं की भी आरक्षण। उसके बाद फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होता है 243 आई में। और 243 जी में क्या है? 29 विषय जो है, अगर पूछे कौन से आर्टिकल में है तो 243 जी में है ये, 243 जी में। अच्छा, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी गठन होता है जो चुनाव करवाते प्रत्येक 5 वर्ष में। तो इसका जो प्रावधान है 243 के में इसका प्रावधान किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट, जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस बनाइए तो कोशिश कीजिए कि जितना याद आ रहा है सबको वहीं पे लिखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक क्वेश्चन है ना हमेशा मेरे मन में आता है कि किताबें वही है, सबको पता है कि किताबें वही पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ के ही क्यों एग्ज़ाम निकलते हैं? सबके पास वो किताबें होती है, सब खरीद ही लेता है मार्केट से। तो ये पता है सोचने वाला है, आप भी ज़रूर सोचिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 94 में, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल का मतलब त्रिस्तरीय, 2 ही स्तर था, संघ के रूप में और राज्य के रूप में। और तीसरा स्तर कौन हो गया? पंचायती राज व्यवस्था, ये शहरों में नगर प्रशासन। तो ये हो गया कौन सा? 1992 में हुआ था। हालांकि संपूर्ण भारत में जो लागू अगर पूछे तो बताना है पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। तो इसका विकल्प सी हो गया आंसर। अब इसी तरह से कोशिश करना है हर प्रश्न में कि कितने आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न वहाँ पर भी दोहराए जा सकते हैं, मतलब पॉइंट। 96, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो संसद के कानून द्वारा संभव कौन सा है अनुच्छेद 3 में? तो नए राज्यों का गठन, ये तो संभव है अनुच्छेद 3 के तहत। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी संभव है अनुच्छेद 3 के तहत। फिर है क्या? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत संभव है। इसके साथ अगर नाम भी परिवर्तन करना हो तब पर भी अनुच्छेद 3 के तहत संभव है। लेकिन नए राज्यों का अगर प्रवेश कराना हो तो अनुच्छेद 3 में नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश होता है। देखिए मैं थोड़ी सी व्याख्या पढ़ देता हूँ। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बदला जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। तो याद रखना, अगर नए राज्यों के प्रवेश का प्रावधान पूछे तो अनुच्छेद 2, जबकि नाम, राज्यों, नए राज्य का गठन, क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन तो ये अनुच्छेद 3 के तहत हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट
ये तो है ही नहीं पॉलिटी का क्वेश्चन, इधर देखते हैं। हाँ 98 में है। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो संसद की भूमिका किस किस में होती है उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना तो संसद की भूमिका होती है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसको भी हटाने के लिए संसद की भूमिका होती है। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, चाहे एक और नाम आता है चीफ इलेक्शन कमीशन, इनको भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है तो उसी तरह से इनको भी हटाया जाता है, तो संसद की तो भूमिका होगी ही होगी। लेकिन अध्यक्ष जो होते हैं लोक सेवा आयोग के, उसको हटाने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं होती। उसको 317 के तहत, अनुच्छेद 317 के तहत कदाचार के आरोप पर राष्ट्रपति हटा देता है। बस यही है कि एक कमेटी बनाता है जिसमें 145 अनुच्छेद 145 में बातें कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब न्यायाधीश होंगे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, वही जांच करेगी। अगर कदाचार उन पर साबित हो गया तब समझ जाइए कि वो हटा दिए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो विकल्प इसका डी है, केवल 3। अच्छा, इसी तरीके से हम, अच्छा अब इसमें भी आप सोच सकते हैं, इसमें भी देखिए स्कोप है कि क्या क्या पढ़े थे लोकसभा आयोग के बारे में, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के बारे में, तो जा करके पॉइंट बनेगा। कोशिश ये करना है कि कम से कम 5 पॉइंट तक पहुँचे। पहली बार में तो नहीं होगा, 2-3 बार 4 बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें 5-6 पॉइंट आ जाता है, और थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि 12 पॉइंट 15 पॉइंट आपका बन जाएगा। और जब किसी विषय अगर 12-15 पॉइंट बन जाए, समझ जाइए कि उस विषय में अगर आ जाएगा मेंस में तो आप लिख लेंगे। अब देखिए 100, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो प्रदेश में जो पंचायती राज का चुनाव होता है कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग आया, मतलब इससे तो ये बात, पहली बात तो ये साबित हो रही पंचायत जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। दूसरी बात ये कि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अभी हमने पढ़ा था, कौन से आर्टिकल में है सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ आपसे, और दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद 243 के में, ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेज पर, 102 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन पता है गलत है, इसको ऐसे विकल्प इसका सी माना था उत्तर प्रदेश आयोग ने, लेकिन क्योंकि सारे सुमेलित हैं। जैसे देखिए अंतर्राज्यीय परिषद 263 में तो है ही इसका वर्णन, वित्त आयोग 280 में इसका वर्णन है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क में इसका वर्णन है, और संघ लोक सेवा आयोग अभी हमने पढ़ा 315 में इसका वर्णन है। तो सारे सही सुमेलित हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट जो अभी तक हमने 2012 से लेकर के 19 तक जो हमने पढ़ा है उसमें से देखिए कुछ पॉइंट याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में क्या क्या पढ़ा है हमने, 263 में तो इसका प्रावधान है, लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था और इसने ही सिफारिश की थी, और तब प्रेसिडेंट ने क्या किया, 1990 में एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया अनुच्छेद 263 के तहत संविधान में प्रावधान करके। एक प्रश्न ये भी आता है कि सरकारिया आयोग में कौन कौन से सदस्य थे, तो 2 ही सदस्य थे, उनमें से एक का नाम दे देगा, अब बोलेगा बताइए कि इनमें से कौन है। तो 2 सदस्य थे, डॉक्टर SR सेन और P शिवरामन। तो SR सेन और P शिवरामन पर क्वेश्चन भी बनाया जा चुका है, तो 2 बार आया था। अगर आपने वीडियो देखा है पिछली बार वाला तो आपको याद होगा। 2 पॉइंट तो ये हो गया कि सरकारिया आयोग और उसके सदस्यों के नाम, ठीक है। प्रेसिडेंट, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन गठन करता है, तो किसने किया गठन, तो प्रेसिडेंट ने किया है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी बात और 2-3, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सदस्य कौन होते हैं, तो सदस्य के तौर पर एक तो सभी राज्यों के CM तो होंगे ही होंगे। अच्छा जो राज्य यूटी है तो यूटी में वहाँ के प्रशासक होंगे, और अगर विधानसभा है तो मुख्यमंत्री होंगे वहाँ के। इसके अलावा जैसे कि जहाँ राज्य हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो गवर्नर उसके जगह पर भाग लेते हैं। यानी कि जो भी राज्य का हेड होगा उस समय जब मीटिंग होगी तो वो वहाँ पार्टिसिपेट करेगा सदस्य के रूप में, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट और जो कन्फ्यूजन वाला उसको ध्यान रखने का है, पता है क्या। पहला है कि 6 कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री सदस्य के रूप में नामित करता है। कितने? 6 कैबिनेट मंत्री को। तो ये अस्थायी तौर पर होते हैं, मतलब हमेशा नहीं होंगे, लेकिन 4 ऐसे कैबिनेट मंत्री होते हैं जो जब भी अंतर्राज्यीय परिषद की मीटिंग होगी तो वो होंगे ही होंगे, यानी अस्थायी सदस्य होते हैं।
तो ये बातें ध्यान रखनी है। देखिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पीएम अध्यक्ष होंगे अंतर्राज्यीय परिषद के, सदस्य के तौर पर राज्य के हेड होंगे, जो भी राज्य के हेड रहें, मतलब कार्य करने वाले के रूप में। उसके बाद फिर 6 कैबिनेट मंत्री इसमें नामित होते हैं सदस्य के रूप में, प्रधानमंत्री नामित करता है, और 4 अस्थायी कैबिनेट मंत्री होता है, जो कि सदस्य होता ही है, हमेशा ही होता है। तो ये हो गया अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, हमने अभी तक पढ़ा ये सब सारे, वही सारे पॉइंट मैंने इकट्ठा करके आपको बताया है। अच्छा, फिर अब उसी तरीके से हम किस पे, प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर भी बात कर सकते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर क्या हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई थी। 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद 14 क जोड़ दिया गया था, और 14 क में 2 आर्टिकल है, 323 क जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, 323 ख जो अन्य प्रकार के ट्रिब्यूनल की बात करता है। तो ये सब बातें हमें ज़रूर याद आनी चाहिए। तो हो गया। अब संघ लोक सेवा आयोग के बारे में एक बात याद आ रहा है जो अभी तक नहीं बताया हूँ किसी वीडियो में, तो अभी बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियन बैथ्यू, याद रखना है, रोज मिलियन बैथ्यू प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा के। ठीक है, अब आते हैं हम 102 के बाद, अब किस में है क्वेश्चन, 102 के बाद 104 में है। तो दरअसल ना अभी सेपरेट आया नहीं है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लॉकडाउन की वजह से ना अभी सप्लाई हुआ नहीं है। तो जो मंथली मैगजीन में था मैंने उसको कलेक्शन करके रखा है और टिक लगा दिया हूँ पी, यानी जो पॉलिटी है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो कौन करता है, कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक संस्था है ही नहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये तो सांविधिक संस्था है, मतलब विधि के द्वारा बनाया गया है। हाँ, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जरूर हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो उसको अभी हम यहाँ पर रिवीजन करने का कोशिश करते हैं। देखिए 1964 एक क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर इसको स्थापना हुई थी इसकी, तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा, कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी, 1964 में। इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया, वैधानिक दर्जा, तो 2003 में। तो ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो जब भी हम पढ़ें केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, तीनों पॉइंट वहीं पर लिख लेना है। बार बार लिख लेने से चीज़ें ऐसे भी याद हो जाती है। अब देखिए 106 में, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब ये महिला जो आयोग के अध्यक्ष रही हैं उनका क्रम बताने के लिए बोल रहा है। जिनका सही क्रम तो यही है, जयंती पटनायक पहले आई हैं, 1992 में रही, ममता शर्मा 2011 की रही हैं, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 की, और उसके बाद फिर अब देखिए 2002 लिख दिया यहाँ पर 2 नंबर में, नहीं 4 नंबर में ये रहेंगी ममता शर्मा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, जयंती पटनायक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, तीसरे नंबर पर डॉक्टर गिरिजा व्यास, और लास्ट में ममता शर्मा। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन के ज़्यादा पीछे भागना नहीं है। ठीक है, एक नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम जो बेसिक वाला है उसको पकड़ के रखना है। 108, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 न के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो 371 न जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित है, याद रखना है। और इसे 98वां संविधान संशोधन के द्वारा विशेष दर्जा प्रदान किया गया है हैदराबाद और कर्नाटक को। ये भी नया क्वेश्चन था, अभी तक नहीं आया था ये 2012 से लेकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। दरअसल 2020 में ना 23-24 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए थे। तो देखिए 110 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, फिर से वही, जो सही सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना है। तो जो सही सुमेलित है पहले देख लेते हैं। जैसे मूल कर्तव्य भाग 4 क में इसकी बात की गई है। और जब देखिए मूल कर्तव्य से कितने बार हमने रिपीट किया है, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। मूल कर्तव्य के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में 8 मूल कर्तव्यों को सिफारिश की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में लाया गया। अभी पूछे कि मूल कर्तव्य कितना है, तो 11 है। कैसे? 86वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब 11वां मूल कर्तव्य क्या है, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या संरक्षक होंगे, उनका कर्तव्य है कि वह स्कूल भेजें उनको। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखना। अच्छा, मूल कर्तव्य विश्व के किस संविधान से आकर्षित है, भारत में लिया गया है, तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस से लिया गया है। तो जो भी पॉइंट हो 5, 6, 7, 8 उसको अच्छे से रख लेना है लिख करके, वहीं पर हर बार लिखना है, जब भी आए तब लिख लेना है, एटलीस्ट कम से कम बोल लीजिए।
जितना याद आए बोल लीजिए, बोलते रहने से ना फिर और भी चीज़ें याद आ जाने लगती है। अब दूसरा लिखा हुआ है कि राज्य, तो राज्य का प्रावधान भाग 6 में लिखा हुआ है, तो ये भी सही सुमेलित है। पूछ रहा है जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में। अब फिर लिखा हुआ है डी नंबर में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं, इसका जो प्रावधान है तो 14 में किया गया है। ध्यान रखिएगा 14 का पूछ देता है अगर, तो वो ट्रिब्यूनल से संबंधित था। जो 42वें संविधान संशोधन के बारे में अभी हमने चर्चा किया उस समय जोड़ा गया था 323 क 323 ख। लेकिन अगर 14 सिर्फ पूछ रहा है तो संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं, तो ये ए बी डी ये तीनों मिला हुआ था, लेकिन मिला हुआ कौन नहीं है, ये भारत का महान्यायवादी, क्योंकि भाग 8 में इसका वर्णन नहीं, भाग 5 में है इसका वर्णन। और जब भारत की महान्यायवादी के बारे में हम बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये कार्यपालिका का पार्ट होता है, कार्यपालिका का अंग होता है भारत का महान्यायवादी। दूसरा पॉइंट क्या, अनुच्छेद 76 याद रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 76(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। और क्या इसके बारे में था, इसके बारे में एक ये था कि 76(4) में ही लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। 3 पॉइंट हो गया। 4th नंबर पॉइंट क्या है इसमें है, हमें याद रखना है 88, आर्टिकल नंबर 88 में क्या था, 88 में ये था कि भारत का महान्यायवादी जो है वो संसद के किसी भी समिति और किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, मत नहीं दे सकता है। तो ये 3 बात हो गया। 4th नंबर पॉइंट क्या हो गया, अच्छा एक क्वेश्चन आता था प्रथम भारत के महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। अच्छा उसके बाद फिर आता है कि भारत के महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये वाली बातें। अच्छा अभी कौन है भारत के महान्यायवादी, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो के वेणुगोपाल हैं, लेकिन अगर जब भी आप एग्जाम देने जाएं, मुझे पता नहीं कब आप देखेंगे ये वीडियो या कब देखेंगे आप वीडियो, तो जब भी आप देखिए इसको ज़रूर करंट अफेयर से मतलब कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कनेक्ट कर करके। अब देखिए 112 में अब क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति होती है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। और ये खास क्या है पता है इसमें, इसके जो सदस्य होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, और सबसे ज़्यादा सदस्य भी होते हैं 30। तो कहाँ से होते हैं, सिर्फ लोकसभा सदस्य। और कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। कार्यकाल इसका 1 साल का होता है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा लोक लेखा समिति के बारे में भी मैंने बताया था ना, लोक लेखा समिति क्या करती है, तो कैग जो रिपोर्ट देता है ना तो उसकी समीक्षा करती है, और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जबकि प्राक्कलन समिति के बारे में क्या हमने चर्चा की कि 30 ही सदस्य होंगे, यानी 30 सदस्य होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होंगे। तो ये थोड़ा शॉर्ट रिवीजन हो गया। अब 114 में है, क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, और भाग पूछ देता तो क्या बोलते हैं, भाग 2 से संबंधित हैं। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ 116, कथन है और कारण है। कथन क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं मूर्त रूप में। कैसे, ये इसको अभी देखते हैं कैसे मूर्त रूप में पाया जाता है। कारण क्या है इसके पीछे, कारण लिखा हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही होने के साथ साथ व्याख्या भी करता है। अब देखिए मूर्त रूप से कैसे पाया जाता है, थोड़ा व्याख्या पढ़ता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान हैं, यानी शासन के जो तत्व हैं। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल में से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित है। तो यही वाली बात है, इससे स्पष्ट हो जाता है बात। अब देखिए फिर 118 में क्या है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अभी देखिए ये क्वेश्चन 2012 से 20 तक पहली बार मिला है। मंत्री की न्यूनतम संख्या पूछ दिया। पहले पूछता था कि संविधान की अधिकतम कितनी होगी, तो हम बोलते थे कि 15% होगी अधिकतम। कौन से संविधान के संशोधन के तहत यह तय कर दिया गया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा तय किया गया। इस बार पूछ दिया कि मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो देखिए मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 ही होती है। कम से कम कितनी हो सकती है, 12। हालांकि दिल्ली के संबंध में थोड़ा अलग हो जाता है, दिल्ली में कुल मिला के 7 ही बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ 10% का प्रावधान है, तो याद रखना है इसको।
मंत्रियों के बारे में जब भी आए ना तो 91 संविधान संशोधन तुरंत याद आना चाहिए, 15% तुरंत याद आना चाहिए, न्यूनतम 12 तुरंत याद आना चाहिए। और उसी समय फिर याद कर लेंगे दिल्ली का कि वहाँ तो 10% था तो 7 होगा क्योंकि 70 विधानसभा की सीटें हैं। अब है 120। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो कब स्पष्ट किया था? केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सॉरी। अच्छा, 2-3 पॉइंट जो पहले डिस्कस किए हैं शॉर्ट रिवीजन करते हैं। केशवानंद भारती में जो 1973 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ही पहली बार कहा गया क्या कि प्रस्तावना संविधान का अंग होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद आना चाहिए? संविधान संशोधन की शक्ति दे दिया संसद को, मतलब कहा कि संविधान संशोधन किसी भी भाग के संविधान संशोधन को कर सकती है संसद, लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ जाके नहीं कर सकती है संशोधन, ये बात कह दी थी। अच्छा, फिर ये भी एक बार पूछा कि केशवानंद भारती बाद में कितने न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी? तो 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, संविधान का अगर निर्वचन करना हो यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना हो तो कम से कम कितने न्यायाधीश बैठेंगे? आप इसका आंसर दीजिए। स्लाइड को गौर से देखेंगे तो हिंट भी आपको मिल गया होगा क्योंकि मैंने लिख के रखा था वहाँ पे। अब इसमें तो नहीं है क्वेश्चन, आगे इधर है 122 में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है पहले देख लेते हैं। 39A के तहत क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 39A है। फिर 40 में क्या है? 40 में लिखा हुआ अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, तो कई बार पढ़ चुके हैं और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जो अभी सिर्फ और सिर्फ भारत में कहाँ है? गोवा में है, याद रखना है। फिर 48 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक्करण की बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर तो यही हो गया। अब सवाल यह है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 50 में की गई है। तो फिर अनुच्छेद 48 में क्या बात की गई है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन के संबंधित बात की गई है, याद रखना है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। अच्छा, अनुच्छेद 51 में क्या की गई है? क्योंकि ये लास्ट है DPSP का अनुच्छेद, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, याद रखना है। अब आते हैं 124 नंबर, शायद लास्ट ही होने वाला है। भारत के महान्यायवादी, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया महान्यायवादी, लग रहा है फेवरेट टॉपिक है इन लोगों का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। पहला कथन क्या है? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ होगा। तो सही बात है, हमने पढ़ाई है कि 76(1) में क्या लिखा? 76 अनुच्छेद 76 में 76 में महान्यायवादी का पद है की बात की गई है। तो वही 76(1) में ये बात लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखता है, महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 76(4) में एक बात और लिखा हुआ है जो हमेशा याद रखना चाहिए, पता है क्या? कि प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है, और बाकी तो वही सब सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मतलब कुछ बता के वो, जैसे 76 याद रखिएगा, 88 याद रखिएगा, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए सबसे पहले क्या बोला? भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी सबसे प्रथम महान्यायवादी कौन थे? क्या नाम था बताइए मुझे। न्यायवादी का भी नाम बताइएगा प्रथम, और सबसे पहले कैग जो हैं, कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों का नाम बताइएगा। अगर स्लाइड देखा है तो हिंट मिल गया है, तो बढ़िया से इसको टाइप कर ले। देखिए क्या होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपको याद रहेगा, तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ लोग सोचते होंगे इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ लास्ट तक याद रहेगा, तो वही याद रखिए कि क्या उसमें से कोई 2-3 लिख दीजिए, जो 2-3 लिखेंगे वो हमेशा लंबे समय तक याद रहेगा आपको। 128 निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है, ठीक है, इसका तो आंसर हो गया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, और वही सारे रिवीजन कर रहे हैं जो 2012 से 20 तक आया जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा चुका है। देखिए एक बार मतलब हमें ये याद रहना चाहिए संयुक्त बैठक से संबंधित 108 अनुच्छेद 108, क्योंकि इसी में प्रावधान है संयुक्त बैठक से संबंधित, ये पूछ दिया था आर्टिकल एक बार। दूसरा 118 में क्या है? 118 में यह है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो स्पीकर करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त बैठक किस किस प्रकार के विधेयकों में हो सकती है। अब यही 4 विकल्प शायद थे, तो पता है संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक या वित्त विधेयक में हो सकते हैं, लेकिन किस में नहीं हो सकते हैं?
तो कभी भी धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा और संवैधानिक संशोधन विधेयक भी कभी भी नहीं, मतलब संविधान के संशोधन के संबंध में भी संयुक्त बैठक नहीं होता है। कौन बुलाता है? बुलाने को आहूत कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लिखा रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, तो प्रेसिडेंट आहूत करता है, याद रखना ये वाली बात भी। तो इतने सारे पॉइंट हमने रिवीजन कर लिए। अब एक और लिखा हुआ है, अच्छा देखिए करंट से रिलेटेड है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो पता है 2 आर्टिकल है जिसके तहत केंद्र सरकार ने शक्तियां प्राप्त की है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एक है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 1897 बोल रहा हूँ 1897। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और महामारी अधिनियम जिसको कहते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये दोनों के थ्रू केंद्र सरकार को यानी भारत सरकार को असाधारण शक्तियों को विधिक आधार बनाया गया, मतलब उनको अधिकार मिल गया है ज़्यादा ताकि विधि बना सके वो, ठीक है। अच्छा ये कभी कभी पता है, ये देखिए यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे दे देगा कानून और पूछेगा कौन आज़ादी के बाद था कौन आज़ादी के पहले। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आज़ादी के बाद की है और एपिडेमिक डिजीज एक्ट यानी महामारी अधिनियम ये आज़ादी के पहले की है, ब्रिटिश काल की। और क्वेश्चन है? हाँ है लगता है, 2 क्वेश्चन और है, 2-3 देखते हैं। फिर से वही है, सूची को मिलाना है। तो देखिए अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कई बार आ चुका है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। और अनुच्छेद 67 ख ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित बात करता है। अनुच्छेद 94 यानी 94 स्पीकर को हटाने की बात करता है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात करता है। देखिए कितना शानदार है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल। जब भी इन चारों में से किसी को हटाने की बात की जाए तो 61, 67, 94, 90 हमेशा इसको रिवीजन कीजिए। जैसे याद है आपको, मैंने जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार संसद को मिलते हैं उससे संबंधित मैंने आर्टिकल कई बार बोला है कि 249, 250, 252, 253, तो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स ऐसे याद रख लिया हमने। उसी तरीके से जब भी किसी को हटाने, चारों में से किसी का हटाने की बात पूछे तो सब चारों याद कर लेना है, 61, 67, 94, 90। तो इससे बार बार रिवीजन होकर के याद रह जाएगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 पे उपराष्ट्रपति पर को हटाना, 94 पे स्पीकर को हटाना, 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो याद रखना है। अब है 134 नंबर, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। विकल्प सी याद रखना है। अच्छा इसमें से संबंधित 2-3 पॉइंट और मैंने लिख के रखा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय झंडा है उसके चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। चक्र को कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। फिर उसका शेप जो है किस साइज में है? तो रेक्टेंगुलर है और 2:3 के रेशियो में, ये भी ध्यान रखना है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब झंडा तय हो रहा था, अपनाया तो गया 22 जुलाई 1947 को, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हिंट यहाँ पर लिखा हुआ था, अब आपको बताने हैं आंसर। अब तो बस यही लास्ट था, हो गया। तो धन्यवाद आपको इतने पैसेंस के साथ 2012 से 20 तक का साथ देने के लिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कुछ सुधार की संभावना वो भी बताइए। और अब मैं तो बोलूँगा नहीं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी इच्छा। अच्छा लगे तो मेहनत की मजदूरी दे दीजिएगा। धन्यवाद।